तो अभी तुम्हारे चैप्टर नंबर 2 का डिस्कशन होगा। इसमें है कि राष्ट्रीय आय, उसके कंसेप्ट्स क्या हैं और उसके कैलकुलेशन मेथड्स क्या हैं। कंसेप्ट्स की बात करो तो ये हिस्सा होता है तुम्हारे थ्योरी का, जिससे तुम्हारे क्वेश्चंस बनते हैं। और मेथड्स की बात करें तो 3 मेथड्स हमें यहाँ पे जानने होते हैं। जो हमने पढ़े थे ना, वो अर्थव्यवस्था के 3 चरण, जिसमें सबसे पहले हम क्या कहते हैं, उत्पादन करते हैं, फिर आय का वितरण करते हैं और फिर लास्ट में उपभोग करते हैं। तो तुम्हें 3 मेथड पढ़ने पड़ेंगे। एक का नाम होगा वैल्यू एडिड, ठीक है। दूसरे वाले का नाम होगा इनकम, यानी कि जो आय से रिलेटेड है। और तीसरा होगा एक्सपेंडिचर, तो कुल हाँ व्यय वाला। तो ये कुल मिला के 3 मेथड्स हमें आगे देखने को मिलेंगे। बट अभी फ़िलहाल हमें क्या करना है कि इसकी जो संकल्पना है, जो मतलब उसको जो उसकी थ्योरी है वो क्या हो सकती है, क्योंकि वो थ्योरी भी तुम्हारे एग्जाम में सीधी सीधी डायरेक्ट कई बार पूछी गई है। तो सबसे पहला प्रश्न तो यही, तो राष्ट्रीय आय एक्चुअल में है क्या, ठीक है। अब राष्ट्रीय आय हम लोग इससे जितना हम उत्पादन करते हैं उससे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जितना हम कमाते हैं उससे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और जितना हम खर्च करते हैं इस बात से भी इस बात का अंदाज़ा बिल्कुल कैलकुलेशन करी जा सकती है परफेक्ट, कि हमारे देश में लोग कितना कमा लेते होंगे। तो ये जो ऊपर की कहानी है इसको तो जाने दो फिलहाल के लिए, हमें डिस्कस करनी है क्या कहते हैं कुछ परिभाषाएं। देश के प्राकृतिक साधनों पर श्रम तथा पूंजी द्वारा कार्य करने पर प्रतिवर्ष भौतिक एवं अभौतिक वस्तुओं और सेवाओं का जो वास्तविक योग होता है वही शुद्ध वार्षिक आय कहलाता है। एक डेफिनेशन है, ठीक है, एक प्रोफेसर द्वारा, ठीक है। दूसरे की बात करते हैं। राष्ट्रीय आय किसी देश की वास्तविक आय का वह भाग है जिसे विदेशों से कमाई गई आय भी सम्मिलित होती है, जिसे मुद्रा में मापा जा सकता है। ये थोड़े सिंपल तरीके से पढ़ सकते हो। राष्ट्रीय आय, वास्तविक राष्ट्रीय आय में कुल वार्षिक उत्पादन के उस भाग को शामिल किया जाता है जिसका उपभोग वर्ष भर अंतिम रूप से किया जाता है। मतलब देखो ये क्या हो गया तुम्हारे, इसने उत्पादन वाली बात ले ली है ना, इसने कमाई वाली बात ले ली, समझ रहे हो। और एक और ले सकते हो जिस तरीके से कहता है कि एक दी हुई अवधि में उत्पन्न की जाने वाली वस्तुओं और सेवाएं, जो मैं कह रहा था ना तुमसे, ये वैल्यू एडेड में जो वस्तुओं सेवाओं का हम उत्पादन करते हैं, ठीक है, उन सब के ऊपर कि एक दी हुई अवधि। अब अगर अवधि की बात करोगे तो ध्यान रखना कि वो 1 अप्रैल को शुरू होगा, जैसे 1 अप्रैल 2023 को शुरू होगा और अगले साल 31 मार्च 2024 तक ये चलेगा, ठीक है। तो 12 महीने का गैप होता है। और ध्यान रखना हर तीसरे महीने पे हम लोग अपनी जो जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसको कैलकुलेट करते हैं और पता करते हैं कि हम कितनी तरक्की कर रहे हैं। तो हर 3 महीने उसको क्वार्टरली कहा जाता है। तो एक दी हुई अवधि में उत्पन्न की जाने वाली, एक दी हुई अवधि यानी कि 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक हमने कुल कितनी वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा का माप किया है, जिसमें दोहरी गिनती ना हो। दोहरी गिनती का मैंने तुम्हें बताया था कि जो हमने अंतिम वस्तुएं पढ़ी थी और मध्यवर्ती वस्तुएं पढ़ी थी, और उसमें हमने ये पढ़ा था कि मध्यवर्ती वस्तुओं को राष्ट्रीय आय में नहीं जोड़ते क्योंकि अंतिम वस्तुओं पहले से ही जुड़ी हुई हैं। तो सीधा से कहता है कि एक अवधि में दी हुई उत्पन्न की जाने वाली वस्तु एवं सेवाओं की मात्रा का माप, इतना भी लिख सकते हो, राष्ट्रीय आय होती है, ठीक है। तो किसी भी प्रकार से हम अपनी परिभाषा को याद कर सकते हैं, ठीक है। या फिर इन्होंने ऊपर भी लिख रखा है, ये कहता है कि राष्ट्रीय आय एक देश के सामान्य निवासी, नॉर्मल रेजिडेंट जो भारत में रहते हैं, द्वारा देश की घरेलू सीमा, डोमेस्टिक टेरिटरी, जहाँ पे हमारे देश का प्रॉपर तरीके से कंट्रोल है, मतलब जहाँ पे राजनीतिक कंट्रोल हमारे देश में सिर्फ हमारे बॉर्डर का भी है, ठीक है, एवं विदेशों से अर्जित आय का योग है। तो इसको भी याद रख सकते हो यहाँ से लेके यहाँ तक कि राष्ट्रीय आय एक देश के सामान्य निवासियों द्वारा देश की घरेलू सीमा एवं विदेशों से अर्जित है। यानी कि हमारे देश के जो सामान्य निवासी हैं, जिनको जो हम लोग तो सामान्य निवासी पहले से ही हैं, ध्यान रखना है ना, क्योंकि बाई बर्थ हम पैदा भी हैं और हम रहते भी हैं। लेकिन एक व्यक्ति सामान्य निवासी तब भी बन सकता है जब वो एक देश में 1 साल या उससे ज़्यादा तक रह ले, सही है, और वो वहीं कमाता है, वहीं खर्च करता है, वहीं सब कुछ वहीं करता है उसी देश में, तो उस देश का सामान्य निवासी आमतौर पर कहलाएगा। नागरिकता जो होती है वो तरीके से, नागरिकता के लिए 2 ऑप्शन हैं। अगर आप नागरिकता किसी देश के लेना चाहते हो, अगर आपको भारत की नागरिकता चाहिए तो उसके लिए भारत में पैदा होना, वो तो सबके कंट्रोल में नहीं है। हम लोग भारत में पैदा हुए, ये तो चलो ऊपर वाले ने लिखा हुआ था, है ना, लेकिन आप कानून की मदद से भी भारत के नागरिक बन सकते हो। तो नागरिकता एक अलग चीज़ होती है और ये जो निवासी होते हैं ये अलग होते हैं।
आप एक देश के सामान्य निवासी हैं यदि आप उस देश में 1 साल या उससे ज़्यादा से रहते हैं और उसी देश में कमाना, खाना, खर्च करना, बचत सब कुछ उसी देश में अगर होता है तो वो, तो ऐसा व्यक्ति अगर देश की सीमाओं में रह के या विदेश से भी पैसा कमाता है तो उसको जोड़ दो, मतलब देश और विदेश की आय को जोड़ दो, वो क्या कहलाएगा? हमारा राष्ट्रीय आय। तो इसको एज अ परिभाषा हमें 1 नंबर से 3 नंबर तक के लिए याद रखना पड़ेगा। अब इन्होंने अगले वाले पन्ने पे वही वाली बात उन्होंने हमें समझा दी कि सामान्य निवासी कौन होते हैं। एक सामान्य निवासी उस व्यक्ति अथवा संस्था को कहा जाता है जो कि एक सामान्य रूप से एक देश में निवास करते हैं एवं जिनकी आर्थिक रुचि का मतलब वही था, यहीं कमाना, यहीं खर्च करना, यहीं बचाना, सब कुछ यहीं करना, उस देश में केंद्रित। तो एक व्यक्ति अथवा संस्था की आर्थिक रुचि एक देश में तब केंद्रित माना जाता है जब वह घरेलू सीमा में रहता है, वह अपनी आधारभूत आर्थिक जैसे कि आय अर्जन करना, व्यय करना, बचत करना सब उसी देश में करे। तो सामान्य निवासी कौन होता है? एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा आम व्यक्ति जो एक देश में सामान्य रूप से उसकी जो क्या कहते हैं तुम्हारे क्या कहते हैं ना, सामान्य, जो कि सामान्य रूप से देश में रहता है और उसकी आर्थिक रुचि उसी देश के लिए होती है। आर्थिक रुचि का मतलब है उसी देश में कमाना, उसी देश में व्यय करना, उसी देश में बचत इत्यादि करना। ठीक है। घरेलू सीमा की बात करें तो घरेलू सीमा को भौगोलिक सीमा से एक विस्तृत अवधारणा है। ये सिर्फ घरेलू सीमा में होता है ना कि आपको जैसे अभी हम लोगों को लगता है कि भारत सिर्फ उतने ही कंट्रोल में, हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी सिर्फ वही होगी घरेलू सीमा जितने में हमारे भारत का नक्शा बनता है, बट ऐसा नहीं है। अगर हम किसी दूसरे देश में भी पड़े हुए हैं और उस पर राजनीतिक कंट्रोल हमारा है तो भी वो हमारे देश की ही घरेलू सीमा के अंदर आएगी। मान के चलो अब यूएस से कोई एक ऑफिस यानी कि अमेरिका का एक ऑफिस नई दिल्ली में खुला हुआ है, उस पर पूरा का पूरा कंट्रोल, जो पहला कंट्रोल है वो किसका है? यूएसए की सरकार का है। तो उस इन ऑफिस को पता क्या कहते हैं? एम्बेसीज, हाई कमीशन। जनरली यूएसए और इंडिया के बीच में तो एम्बेसीज होती हैं कि यूएस एम्बेसी, इंडियन एम्बेसी, इस तरीके से। जापान की एम्बेसी इंडिया में है तो उस पर किसका कंट्रोल है? जापान का। तो वो जापान की डोमेस्टिक टेरिटरी यानी कि घरेलू सीमा के अंदर आएगी। वो कहता भी है जैसे राजनीतिक सीमाएँ 12 नॉटिकल माइल्स तक समुद्री सीमा, अभी कह रहा 12 नॉटिकल माइल्स तक। नॉटिकल माइल्स का मतलब बताता हूँ क्या होता है। वैसे 11 से 12 है ये। एक नॉटिकल माइल्स में ये नॉटिकल माइल्स है ना, ये समुद्र को नापने का एक तरीका है। एक नॉटिकल माइल्स में लगभग 1.85 किलोमीटर होता है। तो अप्रॉक्स अगर आप समुद्री तट की बात करते हो तो समुद्री तट से एक देश का कंट्रोल 22 से 23 किलोमीटर तक का होता है। उसके बाद वो कंट्रोल उनके क्षेत्र से परे हो जाता है। देश के निवासियों द्वारा संचालित जहाज़, अगर हमारे देश के जहाज़ किसी दूसरे देश में चलते हैं तो वो हमारी घरेलू सीमा में है। हमारे वायुयान कहीं और चलते हैं तो वो हमारी घरेलू सीमा में है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्र में तेल एवं प्राकृतिक गैस इत्यादि को ढूंढना, उसके बड़े बड़े रिस्क लगा देना, बड़ी बड़े मतलब ताकि हम समुद्र से प्राकृतिक तेल या प्राकृतिक गैस को निकाल सकें। तो जहाँ पे हमारे देश का राजनीतिक कंट्रोल है, भले वो हमारे देश की वो जो नक्शा बना हुआ है हमारे भारत के जो बाउंड्रीज है उसके बाहर भी होगा तो भी वो हमारी घरेलू सीमा के अंदर आएगा, है ना। अगर हमारे देश का दूतावास किसी और देश में जाता तो हमारी ही घरेलू सीमा का एक हिस्सा रहेगा। ठीक, उसी प्रकार देखो मैंने लिख रखा है नोट्स भी लिखा हुआ है बिल्कुल जेन्युइनली। मेरे से देखो नोट्स मांगे मैं तो दे भी पढ़ दूँगा ऐसे पढ़ने के लिए। देखो ये रहा, दिक्कत नहीं तुम्हें। देखो अरे लाली, घरेलू क्षेत्र, घरेलू सीमा, सामान्य निवासी कौन होते हैं? नागरिकता, घरेलू उत्पाद, राष्ट्रीय उत्पाद, ये सब हमें नोट्स के अंदर लिखे हुए हैं। हाँ, घरेलू क्षेत्र क्या? किसी देश के क्षेत्रीय जल सहित राजनीतिक सीमाओं के भीतर स्थित क्षेत्र। किसी देश के क्षेत्रीय यानी कि हमारे भारत का अपना एक क्षेत्र है कि जो हमारा भारत है। जल सहित, जब जल में बताया कि 12 नॉटिकल माइल्स में राजनीतिक सीमाओं, देश के बाद हमारे देश की जो बाउंड्रीज होती हैं, जो क्षेत्र होता है वो तो ख़त्म हो जाता है, लेकिन राजनीतिक सीमाएं तभी भी बाहर काम कर रही होती हैं। जो इन सब के अंदर आता है उसको घरेलू क्षेत्र कह देते हैं। घरेलू सीमा, किसी देश की घरेलू सीमा की धारणा सीमा से अधिक विस्तृत है। इसके अंदर राजनीतिक सीमा के अतिरिक्त देश की जल सीमा तथा देश के निवासियों द्वारा विभिन्न देशों से चलाए जाने वाले जलयान इत्यादि इसके अंदर
आ सकते हैं। ये मैंने थोड़ा शॉर्टकट में लिख दिया था इसलिए ऐसा लग रहा है, ठीक है। कैसे हो गया था डार्क डार्क, रखे रखे हो जाते हैं। शाही छोड़ गए हैं। अभी तो बाद में पूरा ही छप जाएगा, 1-2 साल और दोबारा लिख देंगे, कोई बात नहीं, प्रिंट आउट करवा लेंगे इसका भी। सही है। सामान्य निवासी, नागरिकता, सब है इसके अंदर। तो अगली बार जब करेंगे ना इसी से करेंगे, नोट्स के माध्यम से, ठीक है। अब आ जाओ आगे। अब वो ये जो क्वेश्चन है तुम्हारा, चालू एवं स्थिर मूल्यों पर राष्ट्रीय आय, ये तुम्हें पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन तुम्हें 3 से 4 नंबर तक का बहुत प्यार से इंग्लिश वालों को भी मिलता है, हिंदी वालों को भी मिलता है, ठीक है। तो नेशनल इनकम एट करंट प्राइस और कांस्टेंट प्राइस। अब करंट प्राइस की बात करते हैं। अभी 2023-24 चल रहा है, तो आज का जो 2023-24 के जो दाम है वो करंट प्राइस है, यानी कि जो तुम्हारे चालू हैं। और अगर कांस्टेंट प्राइस की बात करो तो 2011-12 के हिसाब से हम अपने मतलब हम कंपेयर करते हैं 2011-12 वाले साल को हम कांस्टेंट प्राइस यानी कि कौन सा, स्थिर मूल्यों के तौर पर उसको नापा जाता है। और हम हमेशा जो बराबरी करते हैं इस साल की, इसके माध्यम से करते हैं और ये पूछा भी जाता है। तो अभी हमें पढ़ने को मिलेगा कि जो हम नेशनल इनकम यानी कि राष्ट्रीय आय कैलकुलेट करते हैं वो 2 प्रकार से निकाल सकते हो। करंट का मतलब है नॉमिनल, इंग्लिश में लिख रहा हूँ अभी मैं, और ये कांस्टेंट का मतलब है रियल। सही है। तो हमें ना ये निकालनी चाहिए हमेशा रियल वाली, क्योंकि वास्तविक जो है वो यही होती है। एक देश का सही रूप जो है रियल वाली दिखाती है, ना कि नॉमिनल। पढ़ते हैं इसको आगे, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये, ठीक है। तो ये कहता भैया कि नेशनल इनकम एट करंट प्राइस या फिर मॉनेटरी नेशनल इनकम, यानी कि आप इसको मौद्रिक राष्ट्रीय आय भी कह सकते हो या फिर आप इसको चालू मूल्यों पर राष्ट्रीय आय कैलकुलेट करने के लिए भी कह सकते हो। यह देश में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के चालू मूल्य के योग है, यानी कि 2023-24 में हमने जितने वस्तुओं और सेवाओं को उत्पादन करा इनटू उनकी कीमत क्या है आज के दिन, ठीक है। तो यहाँ इन्होंने दिखा भी रखा। अन्य शब्दों में यदि राष्ट्रीय आय की गणना देश में प्रचलित मूल्यों पर की जाए तो उसे मौद्रिक राष्ट्रीय आय कहा जाता है। सूत्र के अनुसार वाई का मतलब ध्यान रखना नेशनल इनकम होता है, क्यू का मतलब होता है क्वांटिटी, यानी कि हमारे पास जितनी भी वस्तुओं और सेवाओं की जो कुल मात्रा है उसकी वो बात करता है क्यू, और पी होता है प्राइस, यानी कि मूल्य की बात करता है, कीमत की बात करता है। और छोटे मैंने बता दिया। दूसरे वाले में कहता है कि जो तुम्हारा ये है स्थिर मूल्यों पर राष्ट्रीय आय या फिर वास्तविक राष्ट्रीय आय, उसको मॉनेटरी के अलावा ना, जो ऊपर मॉनेटरी लिखा हुआ है ना, वो उसी को नॉमिनल भी बोल देगा। सही है। और ये कौन सा है, रियल नेशनल इनकम। ध्यान रखना, कोई पूछे ना कि रियल और नॉमिनल में कौन सा बढ़िया है, तो रियल ही बढ़िया है, जैसा नाम है वैसे वो बढ़िया है। एक देश में उत्पादित अंतिम वस्तुओं सेवाओं का स्थिर मूल्य का योग। अन्य शब्दों में यदि राष्ट्रीय आय की गणना एक आधार वर्ष जो कि 2011-12 हमने ले रखा है अभी भी में प्रचलित मूल्यों पर की जाए तो वास्तविक राष्ट्रीय आय निकल जाता है। मतलब आज के दिन आपने कितना गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करा मल्टीप्लाई जो आपको पुराना प्राइस था, यानी कि इसको इन्होंने पी डैश से दिखा दिया और ये वाई डैश हो गया, ठीक। ज़्यादा कुछ करो मत करो, इनके बीच का अंतर हमें पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, वो ज़्यादा दिक्कत नहीं करेगा। सबसे पहले इसके आधार की बात करें तो ये चालू मूल्यों पर होता है और ये स्थिर मूल्यों पर होता है। आशा की बात करें, यह एक वित्तीय वर्ष के दौरान एक देश की घरेलू सीमा में उत्पादित अंतिम वस्तुओं तथा बाजारों का मूल्य। एक वित्तीय वर्ष के दौरान एक देश की घरेलू सीमाओं में जो वस्तु उत्पादित होती हैं उनकी बात करता है, ठीक है। ठीक है। फ़र्क क्या है, जब इसको कैलकुलेट करते हो तो आज के ईयर की बात करोगे, और जब इसको तुम्हारा जो मूल्य स्थिर मूल्य पर होते हैं उसको किस पे, आधार वर्ष के मूल्यों के हिसाब से कैलकुलेट करोगे। कि हमें ये बताओ 2011-12 के हिसाब से हमने कितनी तरक्की करी। मान के चलते हैं, लोगों को तरक्की कैसे गिनवाते हैं। सपोज़ करो कि 2011 और 12 में चीनी थी, मान के चलो 15 रुपये किलो। तो हमेशा ध्यान में ना हो, मुझे अपनी याद है इतने पुराने, अब तो पिछले कुछ सालों में ज़्यादा थोड़ा सा ज़्यादा 28-32 खरीदी है ना। हमने या जब कहीं मम्मी भेज दिया करती थी कि 105 रुपये की 5 किलो, 96 रुपीज़ की, मतलब ऐसे, मतलब 100 रुपये तक में भी 5 किलो चीनी मैं लेके आया हूँ। वो एक अलग बात है कि थोड़े छोटे थे, चले गए, मिल गई, और कोई 10 साल पुरानी बात मान लो, चलो सही है। तो हमने कहा कि 2011-12 में चीनी सपोज़ करो 15 रुपये किलो थी और आज के दिन है 45 रुपये किलो।
चीनी तब भी 1 किलो आपने उगाते थे, आज भी 1 किलो उगाते, तो आपने तरक्की करी क्या? कि पहले 15 रुपये कमाते तब 45 कमाते हैं। वो कमाते हो महंगाई की वजह से वो कमाते हो महंगाई की वजह से। हाँ, तरक्की तब होती कि तब चीनी हम 15 रुपये किलो में 1 किलो उगाते थे और अब 5 किलो उगाते हैं। अब हम 5 किलो चीनी के साथ लेन देन करते हैं, तो 5 गुना हमने अपना उत्पादन बढ़ा लिया। तो ये तो एक तरक्की की बात हो सकती है। तो इसीलिए जब भी वो बात करता है तो वास्तविक आधार वर्ष को लेके ही अपने स्थिर मूल्यों की राशियाँ को कैलकुलेट करता है। वृद्धि की बात करें, इसमें वृद्धि कीमतों में वृद्धि के कारण होती है, जो मैंने अभी बताया। इसमें वृद्धि केवल तभी संभव है जब अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में वृद्धि हो। अगर आपने सच में वस्तुएं और सेवाएं पहले से ज़्यादा उत्पादित की हैं तो आप अपने स्थिर मूल्यों पर राष्ट्रीय आय को बढ़ा सकते हो, अदरवाइज नहीं बढ़ा सकते। तो कुल मिला के स्थिर मूल्यों पर जो राष्ट्रीय आय होती है वो सही चेहरा दिखाती है एज़ कम्पेयर टू चालू मूल्य। लोग, मैंने कहा ना, वो उस टाइम 15 रुपये दिखा रहा था, अब कितने दिखा रहा है? 45। महंगाई बढ़ी है इसलिए ऐसा हुआ। कीमत बढ़ने से ही ये जो स्थिर मूल्य वाली जो है, चालू मूल्य वाली जो है राष्ट्रीय आय बढ़ जाती है। ठीक है, कल्याण का सूचक है, लोगों के कल्याण के लिए एक अच्छा सूचक नहीं है, लेकिन यह अच्छा सूचक है क्योंकि इसमें मूल्य बढ़ते रहते हैं। इसमें तो मूल्य बढ़ने से सब कुछ हो रहा है। वो कहते हैं उत्पादन बढ़ाओ तो बताओ, हाँ, मूल्य बढ़ने से कुछ नहीं होता। 15 के 45 हो गए, महंगाई बढ़ गई, मूल्य बढ़ गया, तो आप हमें ये दिखा रहे हो। तो बोले उस टाइम 15 रुपये में इतनी सारी चीज़ मिल जाती है, तो जो आज 45 में ना मिले। ठीक है, ये वाली बात। तो ये डिफरेंस बहुत आराम से पूछा जाता है। फिर एक डिफरेंस और आता है कि जीडीपी डिफ्लेटर क्या है, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद गिरा अपस्फायक। तो डिफ्लेटर इज अ सिंपल शब्द। तो ये एक तरह का फॉर्मूला है, ऐसे बोलो, और इसको 1 नंबर के लिए बिल्कुल याद रखोगे। और वो कैसे है, जो चालू कीमतों की राष्ट्रीय आय हो उसको डिवाइड कर दो स्थिर कीमत की राष्ट्रीय आय से और मल्टीप्लाई कर दोगे किससे? 100 से। मतलब ये जो हमारी नेशनल इनकम कांस्टेंट प्राइस, करंट प्राइस पे है, डिवाइडेड बाई ये जो नेशनल इनकम हमारी कांस्टेंट प्राइस पे है, ठीक है, मल्टीप्लाई में 100। वो क्या होता है? जीडीपी डिफ्लेटर। परिभाषा देखें इसकी, यह चालू एवं स्थिर मूल्यों पर, चालू 2023-24 एवं स्थिर यानी कि 2011-12 मूल्यों पर राष्ट्रीय आय के मध्य, इन दोनों के बीच में राष्ट्रीय आय निकालते हैं, अनुपात को प्रदर्शित करता है या मूल्य में वृद्धि को प्रदर्शित करता है। मतलब भैया आपने चालू राष्ट्रीय आय को डिवाइड करा स्थिर राष्ट्रीय आय से और मल्टीप्लाई कर दी किससे? 100 से। तो ये कहलाएगा जीडीपी डिफ्लेटर। तो ये थ्योरी जनरली पूछी भी जाती है, सही है। तो इसमें इतना रहने, उसके बाद फिर डिस्कस करेंगे इसका नेक्स्ट फेज की इसकी राष्ट्रीय आय की जो मुख्य अवधारणाएं हैं, ये जो तुम्हें 8 नाम पढ़ने पड़ेंगे वो होते क्या हैं, ठीक है।